जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज पढ़नी है। इसके बाद कैबिनेट मिशन का टॉपिक पढ़ना है, जहां से क्वेश्चंस कई आए हुए हैं एग्जाम्स में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, तो वह भी आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। 30 मिनट्स की क्लास होती है, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट आपको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं जो एग्जाम्स में आती रहती हैं। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर था? क्या कटक में हुआ, कलकत्ता, मिदनापुर या मुर्शिदाबाद? तो कटक में हुआ था। आप बताओ कटक में कौन सा संस्थान ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर है? कटक में किसका हेडक्वार्टर है, किस संस्थान का हेडक्वार्टर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। फिर त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 यानी 1943 में। 1941 को जर्मनी चले गए। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्हें नेताजी कहा जाता था और नेताजी की उपाधि जो थी वो जर्मन विदेश मंत्रालय ने दी थी, ये भी ध्यान रखिए। अब इस पैराग्राफ में कई क्वेश्चन आपको कवर हो गए। अब आगे जब आप लगाओगे टिक तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो अभी हम पढ़ के आए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तीसरा पढ़ लो। यहाँ पूछ लिया स्थापना किस वर्ष में की थी, तो 1939 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 5th नंबर, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो अभी हम पढ़ के आए थे, क्या इटली था? नहीं। जापान था? नहीं। जर्मनी था, वो जर्मनी देश में जोड़ा गया था। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लो, आईएनए मानसिक पुत्र था, किसे कहा जाता था? आईएनए मानसिक पुत्र। तो 1 और 4 यानी प्रीतम सिंह, मेजर आईवाची फुजीवारा, इनको आईएनए मानसिक पुत्र कहा जाता था। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो जो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, वो कई बार नहीं दिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा अलग भी पढ़ना है। ठीक है, 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह, नाम तो सुना ही होगा, के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। ठीक है, इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख यानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। यानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन गदर पार्टी से बहुत बार पूछा जा चुका है, हम पिछले वीडियो में किए हैं। कुछ लोग हैं जो आते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम लाइक करो तो पूरी सीरीज देखो ना। 26वां वीडियो है, एक लिंक से देखते हो ना, आप चीजें याद होती है, कहानी की तरह फ्रेम हो जाता है। जैसे यहाँ पे गदर पार्टी आई तो आपको समझ में आएगा कि हाँ गदर पार्टी तो मैं पढ़ के आया था, वहां ये चीजें थी, हरदयाल थे। ठीक है, एक तरफ से आप देखेंगे तो बेहतर रहेगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये भी नहीं कि आपको इधर उधर ढूंढना है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर सेव वाला ऑप्शन है, सेव कर लीजिए और जब मन हो आप उसको देख सकते हैं। कई बार भी देख सकते हैं, कुछ पढ़ने का मन नहीं है, अपना पीवाईक्यू लगा लिया, यूपीएससी की तैयारी करे तो उसके भी पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, एनसीईआरटी करा दी है, तो आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। यानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। और आप जो चाहिए वो भी कमेंट से कर सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा यूट्यूब पे, आप चाहें तो पढ़ा दें, तो मैं उसकी भी कुछ तैयारी कर सकता हूँ। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। ठीक है, श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर
आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। तो ये क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है इंडियन नेशनल आर्मी पे, लेकिन मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह इन पे क्वेश्चन कई बार नहीं पूछा गया है, कम बार पूछा गया है, तो इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 1941 में कैप्टन मोहन सिंह सहमत हो जाते हैं और 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। ठीक है, तो 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। कई बार पूछा गया इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। जो ब्रिटिश सेना पराजित हो गई थी ना, जो जापान में थे भारतीय सैनिक, उनको ही इसमें सैनिक बनाया गया। स्पष्ट है, INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा ने दिया था, जबकि इसका नेतृत्व, इसका गठन करने का काम कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। तीनों नाम आपको याद हो गए। ठीक है, चलिए 8 नंबर, INA किसके दिमाग की उपज थी, किसने इसकी स्थापना की, तो स्थापना मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, मोहन सिंह ने की थी, याद रखिएगा। 9 नंबर, आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था, विचार किसने दिया था, तो विचार मोहन सिंह किया आया था, क्योंकि इसमें प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम है नहीं विकल्प में, तो सबसे नजदीक क्या है, मोहन सिंह जी। ठीक है, 10, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष की, तो अभी ऊपर देख कर आए 1942 में। डेट भी याद रखिएगा कितनी थी, 15 जुलाई। ठीक है, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी, या हिंदी में बोले तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, दोनों याद रखिएगा। कई बार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हिंदी भूल जाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं इंग्लिश भूल जाते हैं, जबकि एग्जाम में इंग्लिश में भी दे देता है इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, औपचारिक घोषणा ये हुई थी। मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था अध्यक्षता के लिए। ठीक है, और कुछ है इसमें, और रासबिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी याद रखिएगा। और बाद में INA जो था, इसका नेतृत्व रासबिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो INA के सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व तो करता रहे हैं, लेकिन गठन नहीं किया था, उसका निर्माण नहीं किया था, उसकी स्थापना नहीं की थी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन फंसाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना की थी, नहीं, स्थापना नहीं की थी। ठीक है, सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की भी संज्ञा दी जाती है, इसे हिंदी में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति मोहन सिंह थे। ठीक है, अभी पढ़ के आए, मोहन सिंह जी प्रथम सेनापति थे। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 30 में, 43 में, 42 में, 46 में, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। सही से पढ़ लो, 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। इसके प्रथम सेनापति किसे बनाया गया, मोहन सिंह जी को बनाया गया। ये क्या था, आजाद हिंद फौज थी, इसका सेनापति मोहन सिंह। ये आजाद हिंद सरकार थी। ठीक है, अस्थायी सरकार। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आ भी चुका है कि आजाद हिंद सरकार को किन देशों ने क्या कहते हैं, मान्यता दे दी थी, तो उसमें इंडोनेशिया ने नहीं दी थी। ये स्टेटमेंट था, शायद ARO में आया था ये वाला, शायद प्री में जो हुआ 2023 का री एग्जाम। आप लोग कंफर्म करिएगा कि मैं सही हूं कि नहीं। ठीक है, तो ये आ चुका है। 13, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी, तो अभी पढ़कर आए 21 अक्टूबर 1943 को। देखो 2013 में ARO में पूछा गया है मेंस में। 14, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, जापान में, सिंगापुर में, ये तत्कालीन मलय प्रदेश में आई थी, मलय प्रदेश।
4 जुलाई पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश मलय, सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ठीक है, 3 भाग थे, उतना में जरूरी नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो कौन थे वो? रासबिहारी बोस। अभी हम पढ़ के आए, रासबिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व भी सौंपा था। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। सब कुछ इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं था? कौन नहीं था? मेजर जनरल शहनवाज खान थे, प्रेम कुमार सहगल थे, शौकत अली मलिक नहीं थे, मेजर करतार सिंह इससे संबंधित नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा। इन सबका नाम आप जानते हैं कहां पर है। मेजर जनरल शहनवाज खान आजाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड के सेनापति थे। राम कुमार सहगल आईएनए के प्रमुख अधिकारी थे। कर्नल शौकत अली मलिक आईएनए की गुप्तचर सेवा के प्रमुख अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सरदार जंग की उपाधि से सम्मानित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित था? रंगून में। यस, रंगून में। मेरे पिया गए रंगून वाला रंगून। ठीक है, वो क्यों बना बना किस पे बना पता नहीं, लेकिन हाँ रंगून आप उससे याद कर सकते हैं। तो आजाद हिंद फौज रंगून, यंगून, सिंगापुर में, सिंगापुर से कहा स्थानांतरित कर दिया? रंगून। रंगून यंगून दोनों नाम सेम ही है, कुछ भी बोलो, दोनों कहे जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, सिंगापुर से कहा स्थानांतरित किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, पीके शहनवाज, दत्त जी नहीं थे, बीसी दत्त जी नहीं थे, राशिद अली भी थे, पीके सहगल भी थे, शहनवाज भी थे। आर.ओ. यादव 2016 प्रीलिम्स में। देखो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आर.ओ. यादव प्री 2017 में सेम क्वेश्चन, तो वहां करतार सिंह दे दिया, यहाँ पे बीसी दत्त दे दिया, 2016 2017। ठीक है, समझ गए। पेपर जो हाल फिलहाल में होते हैं वह भी याद रखा करो। प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज को फांसी की सजा और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा मुकदमा, 1945 में मुकदमा चला था। इन चारों का नाम याद भी रखो। ठीक है, 3 को फांसी दी गई। इनका केस किसने लड़ा था? ये भी कमेंट में बताइएगा। 19 नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कोई सोचने वाली बात है? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 20 नंबर, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े? आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी और राम नारायण प्रसाद। तो शीलभद्र याजी नाम के व्यक्ति थे, पढ़ लो। शीलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार के जो लोग होते हैं उनके बारे में बिहार पीसीएस बहुत पूछता है, बिहार स्पेशल भी हो जाता है उसका, और वह अपने स्वतंत्रता सेनानियों को पूछता है, जिससे लोगों को याद भी रहता है कि हाँ, वरना 2-4 लोगों के ही नाम लोगों को जवान पे रहते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े, आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सैनिक थे वो किसी राज्य के नाम पर देश के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी सेना बनाई? चलिए देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी की सरकार के सहयोग से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। जर्मनी उस समय भारत के पक्ष में क्यों होता था? भारत के नेताओं की जो सहायता है वो क्यों किया करता था, आप बता सकते हैं क्या? यहाँ से भी आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे, भाषण देते थे, और 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। ठीक है, मान्यता दे दी थी इसने, जर्मन के तानाशाह हिटलर ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे।
सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। इंपोर्टेंट है, बहुत कम बार पूछा गया है। आईएएस ने पूछा था, क्वेश्चन कभी भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। मैं जो कहता हूँ कॉपी पेस्ट हो सकता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए। 22 इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो उन्हीं ने की थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की। तो झांसी की रानी रेजिमेंट के कमांडर कौन थे? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आसफ अली, उषा मेहता, इन सब के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड था, आजाद ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था। ध्यान रखो, सिर्फ सुभाष नहीं था, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी था। 23 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। याद रखिएगा। पीसीएस 2023 देखो, पीसीएस सब लोअर में पूछा गया था 2015 में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही रिपीट होते हैं, कोई और कहीं से बना के थोड़ी लाएंगे। वही चीजें बार बार पूछी जाएंगी कि इतिहास में वही है, इतिहास फिर से थोड़ी आ जाएगा, प्रकट हो गया कुछ और। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था देश नायक। तो आप बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि जो मिली थी वो कौन सी उपाधि थी? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि कब लौटाई थी, किस घटना के बाद? और वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। दोनों इंपोर्टेंट है। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा और देश का नायक किसने कहा? दोनों इंपोर्टेंट है। जय हिंद किसका नारा था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। एक तो था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक था जय हिंद। दोनों नारा किसके थे? सुभाष चंद्र बोस जी के थे। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था। आज यह सारे देश का नारा हो गया। जब भी हम आपसे वीडियो शुरू करते हैं या अंत करते हैं, तब भी हम आपसे जय हिंद ही बोलकर शुरुआत और अंत करते हैं। तो आज भी जय हिंद कितना प्रचलित है। हम भी दोस्तों से मिलते हैं तो कई बार जय हिंद करके ही मिलते हैं। ठीक है। 26 सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि करंट में है। आप बताइए करंट में इसको क्या नाम दिया गया है? अंडमान निकोबार में कई द्वीप के नाम बदले गए हैं। तमिलनाडु नहीं, कलकत्ता में एक फोर्ट था, उसका भी नाम बदला गया है। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। तो इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया था। क्वेश्चन ये बताओ करंट में किस द्वीप को क्या नाम दिया गया है? किसे स्वराज द्वीप कहा गया है, किसे शहीद द्वीप कहा गया है? देखते हैं करंट अफेयर्स कितना पढ़ रहे हैं आप। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप को शहीद, निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप रखा। दोनों याद रखिएगा, अंडमान को शहीद, निकोबार को स्वराज। याद रहता है शहीद स्वराज, लेकिन भूल क्या जाते हैं? भूल ये जाते हैं कि अंडमान को क्या बोला गया और निकोबार को क्या बोला गया। तो अंडमान को बोला गया शहीद, निकोबार को बोला गया स्वराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। कब? 12 नवंबर 1945। मेंस 2013 पीसीएस ने पूछा है, कभी भी कॉपी पेस्ट मार सकता है। और आजाद हिंद सप्ताह भी मनाया गया था।
तो ये भी ध्यान रखना। 28 आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे, 3 लोगों को फांसी हुई थी, 1 लोग को 7 वर्ष का कारावास हुआ था। तो उसमें राशिद अली जी को 7 वर्ष का कारावास हुआ था। शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, अभी पढ़ लेते हैं, तीनों नाम होंगे। इनका मुकदमा किसने लड़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट में बताया होगा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किले में किन 3 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं। कौन कौन थे 3 अभियुक्त? प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज। इसमें गलती क्या हो गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा? इसमें एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे और एक सिख थे। तीनों का फांसी दे रहे थे, तीनों कहीं ना कहीं एकजुट हो गए और ब्रिटिशर्स को ये समझ नहीं आया कि हम तीनों को अगर फांसी देंगे तो तीनों एकजुट भी हो सकते हैं। तो यह भी कई इतिहासकार जो हैं वह इस बात पर मंथन करते हैं कि यह भी एक गलती साबित हुई थी। जो तीनों को उस समय हिंदू मुस्लिम सिख मिल गए थे और बहुत बड़ा आंदोलन इस घटना के बाद घटित हुआ। चलिए, फांसी की सजा दी गई, राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। इनके बचाव के लिए क्वेश्चन बहुत गंभीर है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। कौन सी समिति? आजाद हिंद फौज बचाओ समिति, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में कौन कौन लोग थे? तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, आसफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब प्रमुख वकील थे। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंततः विवश होकर वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। जैसे आजकल हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के पास ये पावर है कि वह किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी जो सजा है वो परिवर्तित भी कर सकते हैं। वैसे इस समय वायसराय जो थे उन्होंने, उनके पास भी ये विशेषाधिकार था, तो वह भी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिए थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कौन कौन इनका केस लड़ रहा था। भोलाभाई देसाई का नाम पहले रखिए क्योंकि उनके नेतृत्व में टीम बनी थी। फिर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। आजाद हिंद फौज बचाओ समिति के नाम से कांग्रेस ने इसका गठन किया था। चलिए 29, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो सिंपल है, मोहन सिंह, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शहनवाज पे तो मुकदमा चला ही था। ये सब हम पढ़ के आए हैं, अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा एक लाइन, यहाँ जो नेहरू जी थे ना, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था यहाँ केस लड़ने के लिए। उससे पहले उन्होंने वकालत किनारे रख के सिर्फ देश की आजादी के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। ठीक है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पर मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? अभी मैंने बोला, ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता भूलाभाई देसाई जी ने की थी, बाकी शामिल सब लोग थे। 31, आजाद हिंद फौज, वही क्वेश्चन सेम है, इसने वकालत की थी तो किसने की थी? सर टीवी सप्रू जी ने की थी। मोतीलाल नेहरू जी नहीं थे, सीआर दास नहीं थे, एम ए जिन्ना नहीं थे। लेकिन एम ए जिन्ना एक और मुकदमा था, किसका था वो बताइएगा, जहां एम ए जिन्ना जी थे? किसका मुकदमा था जिसमें एम ए जिन्ना जी थे? 23 नहीं 32, उल्टा बोल दिया, 32। फर्स्ट 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? भोलाभाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, काटजू साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। 33, कौन प्रसिद्ध आईने मुकदमे के वकील थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, श्रीराज गोपालाचारी नहीं थे, आसफ अली भी थे, भोलाभाई देसाई भी थे, इसीलिए आंसर सी एंड डी होगा। ठीक है, दोनों थे, काटजू साहब भी थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। 34, 1945-46 में
कौन वकील थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भुलाभाई देसाई थे, के मुंशी नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। आंसर हो जाएगा बी। वो बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 35 दिल्ली के लाल किला में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर महाभियोग 1945 में चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किले के दिल्ली में चलाया गया था, नहीं दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। कौन कौन थे? सब कुछ पढ़ के आए हैं। राजद्रोह का आरोप लगा था, ये ध्यान रखिएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन पर क्यों मुकदमा चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इन पर मुकदमा चलाया गया था। सिंपल, हम बार बार पढ़ाए हैं। देखो आईएएस 2021 में पूछा गया, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं ये लोग। 38 देख लेते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। बेवल योजना, शिमला सम्मेलन। ये शिमला सम्मेलन पेट के पेपर में हाल फिलहाल में पूछा गया है, ठीक है। 7 सितंबर के सेकंड शिफ्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल का जो हुआ है उसमें यही पूछा गया कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 46, 43, इनमें से कोई नहीं। ये 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले वेवल योजना आई थी 1945 14 जून को, ये सम्मेलन हुआ। इस वेवल योजना के आने के बाद तो 1-2, तो फिर नौसेना विद्रोह हुआ, नहीं नौसेना विद्रोह तो 1946 में हुआ था, तो ये तो सबसे बाद में होगा। 3 सबसे बाद में कहाँ है? तो यही है। कोई और होगा? सी 1 to 4। अच्छा हाँ, पूछा है 1945 की घटनाएं कौन सी हैं? ये तो 1946 की है ना, 1945 की ये तीनों है। ये तीसरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 1946 की घटना है, बाकी तीनों 1945 की घटनाएं हैं। समझ में आ गया? उसने क्या पूछा था? 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं? तो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? आप ये भी बताओ, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? इनके थे सीआर दास। सीआर दास से रिलेटेड हम कई फैक्ट पीछे पढ़ाए हैं वीडियो में। बताइए सीआर दास किस पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, किसके अध्यक्ष थे, और उस पार्टी का महासचिव कौन था? अगर आपको याद आ रही है चीजें तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अन्यथा आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुआ। ये तो सब लिख दिया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू ने, हम अभी कैबिनेट मिशन भी पढ़ेंगे, भाग मत जाना। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में प्रयागराज में हुई कांग्रेस की कमेटी में बैठक में बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता आएगा। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिप्स नहीं, लॉरेंस नहीं, इटली नहीं। कौन से इटली थे? ये सीआरपी लॉरेंस के द्वारा ही की गई थी। लॉरेंस साहब जो थे वह अध्यक्ष थे, क्रिप्स इसके सदस्य भी थे। क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका है। क्रिप्स उस समय मंत्री हुआ करते थे शायद, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। 26 जुलाई 1945 को प्रधानमंत्री थे एटली साहब, क्लीमेंट एटली। इनके नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह जो हम अभी पढ़ के आए थे 1946 में हुआ था, डेट याद रखिएगा, पूछी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था। इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, ये भी पूछा जाता है किसके लिए? संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री उस समय पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य क्रिप्स साहब और अलेक्जेंडर थे। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे उस समय के? भारत मंत्री। भारत मंत्री क्या होता था वो हमने पढ़ा है। 2 सदस्य कौन से थे? एक तो क्रिप्स साहब थे, एक अलेक्जेंडर साहब थे। चलिए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे उस समय? भारत मंत्री थे। भारत मंत्री का मतलब ब्रिटिश में जो भारत का कामकाज देखता है, जैसे विदेश मंत्री हमारे होते हैं, सारा विदेश का मामला देखते हैं, जैसे भारत मंत्री भारत का मामला देखते थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स साहब थे, अलेक्जेंडर थे। वेवेल साहब नहीं थे, वेवेल साहब तो वायसराय हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने 1946 का नेतृत्व किया था? तो पैथिक लॉरेंस साहब।
वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? साइमन कमीशन 1927-28, वेवल भी नहीं, क्रिप्स 1942, तो बचे कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। कब कब आया? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वो कौन था? वही था, कैबिनेट मिशन था। त्रिस्तरीय मतलब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, क्रिप्स और लॉरेंस अलेक्जेंडर, ठीक है। हाँ, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे क्रिप्स। प्रांतों को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे व बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, प्रांतों को आवासार 3 श्रेणियों में विभक्त किया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्रिप्स अलेक्जेंडर थे, मैकडोनाल्ड नहीं थे। मैकडोनाल्ड तो बहुत पहले आ चुके थे, आपको याद होगा पिछली वीडियोज में हमने मैकडोनाल्ड घोषणा पढ़ी थी। 8 कौन नहीं था? फिर वही हिंदू साहब नहीं थे। आसान है ना। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। कौन नहीं था? एमरी नहीं थे, क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर सब थे, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कितनी बार पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर साहब थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, साइमन साहब नहीं थे। साइमन साहब तो नहीं थे। 11 कौन नहीं था? तो वुड साहब नहीं थे यहाँ। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1 सेकंड में हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप 5 सेकंड में निकल जाओगे करके। तो ऐसी चीजें याद हो। इसका प्रस्ताव मई में आया, ठीक है। अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। कौन था? संघीय राज्य का स्वरूप होना चाहिए, ये सब कैबिनेट मिशन था। भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, इसीलिए मुस्लिम लीग थोड़ा थोड़ा सा उग्र हो गई कि भाई मेरी बात मानी नहीं जा रही, मुझे तो हंसी पे ढकेल दिया जाता है। फिर उसने अपना असली चेहरा दिखाया। असली चेहरा दिखाया तो फिर पाकिस्तान बन गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतदेशी रियासतें सभी शामिल होंगी, ठीक है। निर्मात्री संस्था संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है सब। 13 नंबर, क्रिप्स मिशन क्या प्रस्ताव देता है, वो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। कई बार लिथगो भी पूछ दिया जाता है या आगे प्रस्ताव जिसे कहते हैं, लेकिन क्रिप्स ज्यादातर पूछा गया। 2-3 बार आईएएस ने ही पूछा है उसे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ऐसे नहीं ही पूछे जाते। पाकिस्तान की स्वीकृत है, देखो वही पूछा जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और वो आपको पता होगा। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया गया, बार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाएंगे, तो किसमें कहा गया था? सभी सभी कैबिनेट मिशन में ही कहा जाएगा अंतरिम सरकार के गठन की बात। ये वाला क्वेश्चन देखो बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं। कौन सा कथन सही है, पहले तो ये देख लो। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, यस। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, यही होगा। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के उपबंध किए गए, तो मुझे लगता है केवल एक सही होगा। हाँ, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये तीनों दोनों तो नहीं थे उसमें, केवल एक था उसमें, ठीक है। ये देखो इतना लंबा चौड़ा लिखा है, आप इसको पॉज करिए, यहाँ पे आता है, इसे दबाइए तो इसे पॉज करिए, पढ़ लीजिए होगा। फिर इसे पॉज करिए, पढ़ लीजिए, फिर इसे पॉज करिए, पढ़ लीजिए। चलिए 16, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट है, करंट अफेयर्स का इतना एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, ठीक है। आप थ्योरी में पढ़े होंगे। कैबिनेट मिशन भारत में आया, कब आया कैबिनेट मिशन? 1942, 1942, 1942 में तो नहीं आया था ना, इसका आंसर ई होना चाहिए। हाँ, ई है इसका आंसर। 1942 में कहाँ आया था? तो देखो मतलब जिसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो बनता कहेगा सब 1942 दिए गए हैं, फरवरी में आया था या मार्च में या अप्रैल में या मई में, शायद फरवरी में आया होगा, चेक कर दो। तो उसे ये पता ही नहीं कि ई वाला भी सही हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ई वाला बहुत रेयर है जो सही होता है। 17 कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। कौन सा सही है? सी वाला, केवल टू सही है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए आया था, अभी हम देख कर आए, इसके लिए नहीं आया था।
चलिए 18 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन आर, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, क्योंकि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। शामिल तो हुई थी ना, ये वाला सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन सही तो दोनों है। 1946 में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल थी, उसके कई मंत्री भी थे, वो अलग बात, उसने विरोध करना जारी रखा था लेकिन शामिल तो थे मंत्री। ठीक है, ठीक है, ये सब पढ़ा ही होगा आपने। चलिए ये 19 क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कौन कह रहा था कैबिनेट मिशन योजना को मान लो? तो महात्मा गांधी जी कह रहे थे। कैबिनेट योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यात्रा से मुक्त हो सकती थी। इसमें यह था, पाकिस्तान की बात नहीं थी, थोड़ा सा सही था। 20, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और बेबल दोनों से वार्ताएं की? कौन था? सिंपल सा बात है इसमें, अबुल कलाम आजाद जी थे, क्योंकि अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद ही सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, लिखा भी 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आप बताओ इनके बाद कौन अध्यक्ष बना था? 21 नंबर, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हम देख कर आए, कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल पढ़ेंगे, कल का लास्ट वीडियो होगा इसका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।